अब तक आदित्य ने हथियारों के मामले में काफी कुछ नॉलेज एक्वायर कर लिया था और आज आदित्य को जो हथियार मिला था वो अपने आप में अद्भुत था। मैं हथियारों के बारे में जितना जान पाया हूँ उसके हिसाब से तो लगता है कि ये फ्रीडम स्वॉर्ड नाम का हथियार अपने आप में ही गजब की पावर रखता है। इस स्वॉर्ड पर लिखी जानकारी के मुताबिक इसे उसे करने की टेक्निक इतनी स्ट्रांग है कि यदि इसमें महारत हासिल कर ली जाए तो ये अकेली स्वॉर्ड ही पूरी आर्मी के जवानों को चीर कर रख देगी। इस पर लगे टैग पर भी लिखा हुआ है कि इस स्वॉर्ड का नाम किसी पुराने फ्रीडम फाइटर से जुड़ा हुआ है जिसे तांत्रिकों के उस पूर्वज ने बनाया है जिसे तलवारों से लड़े जाने वाले युद्धों में हराना नामुमकिन था। उस तलवार को हाथ में लेकर आदित्य को बहुत गर्व महसूस हो रहा था। अब तक देखे सारे हथियारों के कारण तांत्रिक और ओझा लोगों के लिए आदित्य के मन में बहुत इज्जत पैदा हो चुकी थी। इस स्वॉर्ड का नाम ही फ्रीडम स्वॉर्ड है जो इसके मालिक को प्राउड फील करवाने के लिए सफिशिएंट है। हालांकि सदियों पहले जब उस पूर्वज तांत्रिक ने इस स्वॉर्ड को बनाया था तब उसके दुश्मन नहीं थे और इसलिए वो अपनी पूरी स्किल का इस्तेमाल अपने राज्य के क्रूअल किंग और उसकी आर्मी के खिलाफ लड़ने में करते थे। इस तरह वे हजारों गुलामों को अपने निर्मम राजा के चंगुल से छुड़ाकर आजाद करवाते थे। शायद इसलिए इस स्वॉर्ड का नाम फ्रीडम स्वॉर्ड रखा गया होगा। वैसे मुझे लगता है कि यह नाम भी किसी पुराने नाम से ही बना होगा। देखता हूं कि इसके डिस्क्रिप्शन में आगे क्या लिखा है। आदित्य फ्रीडम स्वॉर्ड के टैग पर लिखी हुई जानकारी पढ़ता जा रहा था। आदित्य, इस टैग पर यह भी लिखा है कि बाद के समय में यही तांत्रिक राक्षसों और पिशाचों के खिलाफ लड़ते ताकि धरती पर रहने वाला हर एक इंसान राक्षसों के डर से मुक्त हो सके। हालांकि जिन्होंने इस टैग पर स्वॉर्ड डिस्क्रिप्शन लिखा है उन्होंने ही इसे चलाने की टेक्निक्स का नाम रखा है। एक्चुअली तंत्र मंत्र और बुरी आत्माओं को दूर करने की कला में तांत्रिकों के पूर्वजों का कोई मुकाबला ही नहीं था। वे सब बहुत ही स्ट्रांग थे और अपनी अपनी शक्तियों में एक्सपर्ट भी। उस समय के पिशाच और राक्षस कितने बड़े और डरावने होते होंगे जो सारे इंसान उनसे डरते थे। पता नहीं ये तांत्रिक किस तरह उन राक्षसों और पिशाचों को कंट्रोल करते होंगे। आदित्य अभी पिशाचों के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से उसकी आंखों के सामने दो काले भयानक साए नाचने लगे। कौन हो तुम दोनों? यहाँ क्यों आए हो? तुम दोनों के बारे में तो नॉवल में कुछ नहीं लिखा था। तुम यूं अचानक आकर मुझे डराना चाहते हो? वे दोनों काले साए डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। लेकिन तुम दोनों मुझे डरा नहीं सकते। तुम मेरी शक्तियों के बारे में नहीं जानते। मैं चाहूं तो एक पल में तुम्हारा धुआं बना सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि पहले मैं तुम दोनों की शक्तियों का तो पता लगा लूं। उन दोनों सायों ने एक दूसरे की ओर देखते हुए आदित्य के हाथ में स्वॉर्ड की तरफ देखा और गायब हो गए। डर गए? अभी तो मैंने ये स्वॉर्ड चलाई भी नहीं और ये साए भाग गए। आजकल के बहुत भी डरपोक होने लगे हैं। आदित्य काफी देर तक हंसता रहा और फिर से स्वॉर्ड पर लिखी जानकारी पढ़ने लगा। ये फ्रीडम स्वॉर्ड बहुत पुरानी है, लेकिन इतनी सदियों में इस स्वॉर्ड को चलाने की टेक्निक इवॉल्व होते होते अब अद्भुत हो गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्वॉर्ड जब अपनी पूरी शक्ति के साथ चलेगी तो सारी बुरी शक्तियों का सफाया कर देगी, लेकिन उसके पहले मुझे इसे चलने की तकनीक में मास्टर होना होगा। हालांकि आदित्य ने अपनी बहन अदिति से जो ट्रेनिंग ली थी उसके बदले अदिति से कई गुना ज्यादा फायदे भी पाए थे, लेकिन अब आदित्य को कुछ नई टेक्निक सीखने की जरूरत महसूस हो रही थी। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना नया सीखो उतना ही कम है, और कुछ नया सीखने के लिए मुझे खुद से ही हार्ड वर्क करके टेक्निक्स को मास्टर करना होगा। इस सेल्फ डिक्लेरेशन के बाद आदित्य को अपने आप में खुशी सी महसूस होने लगी। मैंने बहुत समय पहले अदिति से पूछा था कि मैं कैसे खुद को हर टेक्निक में माहिर बना सकता हूँ, और आज मुझे खुद ही अपने पूछे इस सवाल का जवाब मिल गया है। मुझे याद है अदिति हमेशा कहा करती थी कि हमें अपनी ताकत के मुताबिक अपने दिल, दिमाग और शरीर को अच्छे से कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए। आदित्य जिस पेड़ के पास खड़ा था उस पेड़ की एक ब्रांच पकड़ ली। आज मैं अदिति की कही बात को साबित करके दिखाऊंगा। मुझे आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान सामने की ओर फोकस करना है और धीरे धीरे इस पेड़ की ब्रांच को अपनी ओर लाना है। यदि मैंने इस ब्रांच पर अपनी तकनीक लगा दी और वो कामयाब भी हो गई तो मैं डेफिनेटली इस स्वॉर्ड को चलने की तकनीक में भी महारत हासिल कर लूंगा। आदित्य मेडिटेशन की पोजीशन में खड़ा था। वो आंखें बंद करके पेड़ की ब्रांच को अपनी ओर मोड़ता चला गया। फिर अचानक से आदित्य ने आंखें खोली और पेड़ की ब्रांच को आगे धकेलते हुए उसे छोड़ दिया। ओह माय गॉड, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरा दिया झटका इतना स्ट्रांग था कि ये ब्रांच उस झटके को सह नहीं पाई और टूट गई। लेकिन इस ब्रांच के टूटने से मुझे भी यह पता चल गया कि इतने स्ट्रांग पेड़ को भी ये तकनीक डैमेज कर सकती है।
उस पेड़ के डैमेज होने से आदित्य को अपनी नई सीखी टेक्निक्स की स्ट्रेंथ का अंदाजा लग चुका था। अब जबकि मुझे इस तकनीक की स्ट्रेंथ के बारे में पता चल चुका है तो मुझे अपने लिए जल्दी ही एक अच्छा हथियार ढूंढना होगा, लेकिन उसके पहले मुझे अपने अंदर की इस तकनीक को इस्तेमाल करने की पावर जगानी होगी। मुझे बार बार इस तकनीक की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी मैं इसमें एक्सपर्ट हो पाऊंगा। मैं जब अपनी बहन अदिति से मिलूंगा तो उसे भी अपने भाई पर गर्व होना चाहिए। आदित्य जब अपने घर वापस आया तब उसे जिया का दिया हुआ ब्लैक बॉक्स याद आया और आदित्य ने तुरंत उसे खोल दिया। अरे, ये बॉक्स के अंदर क्या रखा हुआ है? सिरिंज के अंदर हरे रंग का लिक्विड। ये तो सीवीड से बना हुआ दिख रहा है। हाँ, ये वही ग्रीन लिक्विड होगा जिस पर पल्लवी ने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए दिए थे। हालांकि पल्लवी के कहे अनुसार मैंने तांत्रिकों की वेबसाइट पर भी इस अनोखे लिक्विड के बारे में पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन वहां मुझे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। लेकिन मैंने जो ब्लैक बॉक्स यूनियन की वेबसाइट पर पढ़ा था उसके हिसाब से इस सिरिंज के अंदर भरा हुआ ये ग्रीन लिक्विड स्टार लिक्विड कहलाता है। ये एक अजीब सा लिक्विड है जो सेलेस्टियल इवेंट्स के कारण बनता है। जब सारे प्लैनेट्स एक लाइन में आ जाते हैं तब एक स्पेशल एनर्जी निकलती है जो कई हेवनली बॉडीज में पाए जाने वाले खास मटेरियल और प्लैनेट्स की सैटेलाइट्स पर पाए जाने वाली गैस को ठंडा कर देती है और उससे बनने वाले ड्यू ड्रॉप से मिलकर ये ग्रीन कलर का स्टार लिक्विड बनता है। आदित्य जानता था कि ये ग्रीन लिक्विड बहुत ही रेयर है, जिसे पाना आसान नहीं है। ये बहुत एक्सपेंसिव तो है ही, साथ ही इसे पाने के लिए कई खगोल शास्त्रियों और साइंटिस्ट्स की जरूरत होती है। इस हेवनली लिक्विड को अकेले पीना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसे अपनी बहन अदिति के साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत समय से मैं अदिति से मिल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि जहाँ अदिति रहती है उस एरिया में उन उद्दंड लोगों ने मेरी एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर रखी है। उस एरिया के गार्ड्स को स्पेशल ऑर्डर्स हैं कि वो मुझे अंदर न घुसने दें और मुझे पता है कि वो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। इसलिए यदि मैंने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश भी की तो मैं पकड़ा जाऊंगा। आदित्य जानता था कि जहाँ अदिति रहती है उस एरिया की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। फिर भी आदित्य अदिति से मिलने जाने का कोई तरीका ढूंढ रहा था। मैं ये तो जानता हूँ कि किसी भी इंसान को उस जगह जाने से पहले स्कैनर से गुजरना पड़ता है और यदि मैं अपने साथ ये स्टार लिक्विड ले जाता हूँ तो तुरंत पकड़ लिया जाऊंगा। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। कुछ पल के लिए आदित्य का दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। लेकिन वे उद्दंड लोग ये नहीं जानते कि मैं आदित्य हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ जो जल्दी हार मान लेते हैं। मैंने ठान लिया है कि ये स्टार लिक्विड मैं अदिति के साथ शेयर करूंगा तो जरूर करूंगा, चाहे जो हो जाए। अदिति के साथ इसे शेयर करना इसलिए भी जरूरी है कि इसे पीकर अदिति की शक्तियां बढ़ेंगी तो मेरी शक्तियां कई गुना बढ़ जाएंगी। अदिति से मिलना अब आदित्य का जुनून हो गया था। आदित्य ने अपना दिमाग दौड़ाना शुरू किया। अदिति के पास ये स्टार लिक्विड पहुंचाने के मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं पहले इन दोनों ऑप्शंस पर अच्छे से सोच विचार कर लेता हूं क्योंकि अभी मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। आदित्य के दिमाग में 2 अलग अलग विचार चल रहे थे। यदि मैं अदिति तक पहुंचने के पहले ऑप्शन पर विचार कर लूं तो उसके लिए मुझे मेरी इस पालतू बिल्ली के गले में स्टार लिक्विड को बांधकर अदिति के पास भेजना होगा। लेकिन इसमें 2 एक प्रॉब्लम है। एक तो मेरी ये बिल्ली बेहद आलसी है। मैं इसके गले में ये लिक्विड बांध लूं, लेकिन यदि ये बीच रास्ते में ही सो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगी। आदित्य को अपनी बिल्ली पर थोड़ा कम विश्वास था क्योंकि वो थोड़ी आलसी और कामचोर थी। बिल्ली के साथ इस लिक्विड को भेजने में दूसरी प्रॉब्लम यह है कि उस क्लैन के लोगों को पता है कि मैं ब्लैक बॉक्स यूनियन से जुड़ा हुआ हूं और मैं ये भी नहीं जानता कि इस बिल्ली को देखकर वे लोग और अदिति कैसे रिएक्ट करेंगे। अदिति तक पहुंचने का आदित्य का सोचा हुआ ये जो पहला रास्ता आदित्य को खुद ही रिस्की लग रहा था, इसलिए वो दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचने लगा। मेरे पास एक ऑप्शन और है, हालांकि ऑप्शन थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं अब तक इसमें माहिर नहीं हुआ हूं। फिर भी अब यही ऑप्शन मुझे दिख रहा है। आदित्य इस दूसरे ऑप्शन पर थोड़ा हिचकिचा रहा था। और दूसरा ऑप्शन यह है कि मैंने जो अभी नई नई पावर्स एक्वायर की हैं उन्हें यूज करके मैं ये ग्रीन स्टार लिक्विड को अदिति तक पहुंचाऊं। आदित्य अपनी जुड़वा बहन अदिति तक पहुंचने की तरकीब सोचने में जुटा हुआ था। वो अच्छे से जानता था कि अदिति के पास की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी और वहां कितने गार्ड्स थे। तो क्या आदित्य सचमुच अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर पाएगा? क्या आदित्य उस ग्रीन स्टार लिक्विड को अपनी बहन अदिति तक पहुंचा पाएगा? क्या उसकी बहन वो लिक्विड एक्सेप्ट करेगी? आइए जानते हैं हमारे अगले एपिसोड में। आदित्य अपनी जुड़वा बहन अदिति तक पहुंचने की तरकीब सोचने में जुटा हुआ था। वो अच्छे से जानता था कि उसके पास की सिक्योरिटी कितनी टाइट थी और वहां कितने गार्ड्स थे। मुझे किसी भी तरह से अदिति तक पहुंचना होगा, वरना मैं अदिति को ये लिक्विड कैसे पिलाऊंगा।
आदित्य ने अपने हाथ में पकड़ी हुई सिरिंज पर नजर डाली। फिर वो एक प्लान के बारे में सोचने लगा ताकि वो अदिति के पास पहुंच पाए। वो अपने कमरे में चहलकदमी करने लगा। ऐसे में बिली गार्डियन जिप्सी उसे घूमते हुए देख रही थी। आज ये आदित्य किस सोच में डूबा हुआ है? लगता है कि इसका दिमाग कुछ खुराफात मचाने में लगा हुआ है। लेकिन जिप्सी तो वहां से चली गई। आदित्य के मन में अच्छी खासी उथल पुथल मची हुई थी। वो अदिति तक पहुंचने के रास्ते ढूंढ रहा था। अचानक वो कुछ सोचने लगा। क्यों ना मैं माँ को सब कुछ बता दूं कि मैं अदिति को एक लिक्विड पिलाना चाहता हूँ जो उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनाएगा। लेकिन अचानक वो कहां पर गया? ना बाबा ना, उन्हें बताना तो खतरे से खाली ही नहीं है। आदित्य को याद आया कि अपने पिछले जन्म में ईशान के रूप में उसने नॉवेल में गायत्री के बारे में काफी कुछ पढ़ा था। ईशान ने नॉवेल खोला और एक चैप्टर पढ़ने लग गया। ये गायत्री तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। ईशान नॉवेल में खो गया। गायत्री ने अदिति के मुंह पर बहुत तेज थप्पड़ मारा कि उसका गाल ही पूरा लाल हो गया। अदिति ने अपनी आंसुओं को अपनी आंखों में ही रोक लिया। अदिति, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि अपनी ट्रेनिंग तुम्हें किसी भी कीमत पर मिस नहीं करनी है, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। माँ, लेकिन मैंने ट्रेनिंग मिस नहीं की, बल्कि मैं लेट हो गई। गायत्री ने अदिति का कान कसकर पकड़ लिया। इससे अदिति की सिसकी निकल गई। माँ, मेरा कान छोड़िए। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम अघोरी कबीले के लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो, और इसके लिए तुम्हें परफेक्ट बनना ही होगा, समझी? अदिति ने हामी में अपना सिर हिलाया और नजरें नीचे झुका ली। गेट लॉस्ट। खबरदार अगर तुम मेरी आंखों के सामने भी आई तो। अदिति चुपचाप वहां से चली गई। ये सब देवराज देख रहा था। वो अपने हाथ पीछे किए हुए गायत्री के सामने आकर खड़ा हो गया। गायत्री, अदिति के साथ सख्ती करो, लेकिन इतनी भी नहीं। अभी वो छोटी है। जैसे जैसे वो बड़ी होगी उसे सब समझ आ जाएगा कि उसे हमारे कबीले के लिए क्या करना है। देव, आप नहीं समझ रहे। वो दिन ब दिन लापरवाह होती जा रही है। अगर उसने मेरे रूल्स नहीं माने तो आज तो मैंने उसे सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, कल मैं उसे बहुत सख्त पनिशमेंट दूंगी। देवराज ने गहरी सांस ली और गायत्री से किसी तरह की कोई भी बहस करना ठीक नहीं समझा। वो धीमे कदमों से वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद गायत्री हंसने लगी। मेरे उसूलों के खिलाफ मैं किसी को भी नहीं जाने दूंगी। अदिति पर मैं इतनी मेहनत इसलिए नहीं कर रही कि मैं हार जाऊं। मुझे उसे परफेक्ट एक्सॉर्सिस्ट बनाना है, जो इस दुनिया से दैत्यों और राक्षसों को खत्म कर देगी। वो सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, बल्कि एक हथियार है, हथियार। फिर वो गहरी नजरों से न जाने कहां देखने लग गई। ये औरत तो एकदम सनकी और पागल है। किसी भी चीज की हद होती है। आदित्य अपने इस जन्म में लौट आया और गायत्री के बारे में ही सोचने लग गया। उन्हें तो कुछ भी बताना खतरे से खाली नहीं है, और शुक्र है कि उन्हें पता भी नहीं चला कि मैं अदिति को सीक्रेट तरीके से एक अमृत पिला रहा हूँ जो उसे ताकतवर बनाएगा, और फिर मैं भी तो 10 गुना पावरफुल बनूंगा। ये सोचते हुए आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ गई। आदित्य अच्छे से जानता था कि अदिति गायत्री के आशाओं पर खरा उतरने की जी तोड़ कोशिश करने में लगी हुई थी। उसने नॉवेल में पढ़ा था। अपने ट्रेनर के सामने अदिति तलवार लेकर खड़ी थी। अदिति, तुम्हें इस तलवार से एक बार में सामने इस डमीज के सिरों को धड़ से अलग करना है, और इसके लिए तुम्हारे पास बस 30 सेकेंड्स हैं। अदिति ने अपने ट्रेनर के आगे हल्के से सिर झुकाया और अपनी तलवार के साथ हरकत में आ गई। वो बहुत फुर्ती से गोल घूमी और उसने सभी डमीज का सिर धड़ से अलग कर दिया। अदिति मैडम, आपने पूरे 10 सेकेंड्स की देरी कर दी। इस पर अदिति का चेहरा उतर गया। उसने 5 और डमीज लाने का इशारा किया। इस बार टाइम से पहले होगा। अदिति इस बार पहले से ज्यादा अलर्ट और स्पीड में थी। उसने अपनी तलवार हाथ में सख्ती से पकड़ ली और फिर एक नजर उन 5 डमीज पर डाली। एक बार फिर से वो बहुत स्पीड में गोल घूमी और उसने सब डमीज की गर्दनों को धड़ से अलग कर दिया। इस बार तो आपने 20 सेकेंड्स में ये काम कर दिया अदिति मैडम। अदिति खुश हुई, लेकिन उसने अपनी खुशी को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। ऐसे ही तो मुझे मम्मी की नजरों में परफेक्ट बनना है। आदित्य ये सोचते हुए स्माइली हो गया। जैसी माँ वैसी ही बेटी है।
जिद्दी और सनकी। अगले ही पल आदित्य काफी सीरियस हो गया। अगर माँ को इस अमृत वाली बात के बारे में पता चल गया होता तो अब तक मैं यहाँ की बजाय किसी काल कोठरी में पड़ा होता और मुझे अच्छे से मार भी पड़ चुकी होती। ये सोचकर आदित्य घबरा गया। वो तो नॉवेल में गायत्री की जातियों के बारे में सोचकर ही घबरा गया। मुझे अच्छे से याद है कि उस वाले चैप्टर में क्या हुआ था। गायत्री एक कॉरिडोर से निकलती हुई जा रही थी। उसके हाथ में कोड़ा था। कुछ देर में वो एक काल कोठरी के सामने खड़ी थी। दरवाजा खोलो। उसे देखते ही उस काल कोठरी में बैठा आदमी खड़ा हो गया और कांपने लगा। तो तुम मेरे खिलाफ जाओगी रमन? और तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, यहाँ से जाने दूंगी? रमन ने गायत्री के पैर पकड़ लिए। गायत्री मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा। गायत्री ने रमन को लात मारकर दूर कर दिया। तुम शायद भूल गए कि गायत्री कभी किसी को माफी नहीं देती। ये बोलते ही गायत्री ने अपना कोड़ा जमीन पर पटक दिया और फिर रमन को उससे मारने लगी। रमन दर्द में करहाने लगा, लेकिन गायत्री को रमन के दर्द का कोई एहसास नहीं था, बल्कि वो उसे तेजी से कोड़े मार रही थी। रमन के चिल्लाने की आवाज काल कोठरी में गूंज रही थी। उसके शरीर से खून निकल रहा था और कपड़े फट चुके थे। गायत्री पागलों की तरह उस पर तब तक कोड़े बरसाती रही जब तक कि रमन की मौत नहीं हो गई। गायत्री ने कोड़ा जमीन पर फेंक दिया। इसकी लाश उठाकर चील कौवों को खिला दो। आदित्य ये सोचकर भी बुरी तरह से कांप गया। मैं ऐसी बेवकूफी करने की भी नहीं सोचूंगा। आदित्य सोच में पड़ गया। वो ध्यान में लाने की कोशिश करने लगा कि अदिति तक पहुंचने के लिए कोई गुप्त रास्ते बने थे या नहीं। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो किस तरह से अदिति के पास पहुंच पाएगा। नॉवल में भी तो ऐसे ही किसी भी तरह के रास्ते के बारे में नहीं लिखा हुआ। उसमें तो दिखाएंगे भी क्यों? मैं भी कैसी बेवकूफ वाली बातें कर रहा हूँ। और अगर नॉवल में होता भी तो रीडर्स ऐसी चीजें कहाँ पढ़ते हैं? अघोरी महल के बारे में ऐसा कुछ भी लिखा ही नहीं था। आदित्य अच्छे से जानता था कि अगर उसके कमरे के नीचे से कोई गुप्त रास्ता होगा भी तो वो उसके बारे में नहीं जान पाएगा। वो अच्छे से जानता था कि ये दुनिया उसके लिए कितनी खराब थी और उसके साथ कितना बुरा बर्ताव करती थी। आदित्य ने गहरी सांस ली। अब मुझे अपने प्लान पर काम शुरू करना चाहिए। अगर मुझे अदिति तक पहुंचना है तो उसके लिए मुझे कुछ चीजें चाहिए होंगी। आदित्य ने अपनी अलमारी में से एक पाउच निकाला, जिसमें से उसने काफी रुपए निकालकर अपनी जेब में डाल लिए। उसके बाद उसने अपना हुलिया बदला और कबीले के बाजार की तरफ निकल गया। आदित्य ने मार्केट पहुंचकर कुछ चीजें खरीदनी शुरू कर दी। वो एक दुकान पर गया और कुछ बॉम्ब्स की कीमत पूछने लगा। ये वाला बॉम्ब क्या करता है? साहब, ये वाला बॉम्ब आप जैसे ही फेंकेंगे आसपास इतना धुआं फैल जाएगा कि वहां खड़े लोग एकदम से बेहोश हो जाएंगे। आदित्य बड़े ध्यान से उन बॉम्ब्स की तरफ देखने लग गया। वो बॉम्ब्स को उलट पुलट कर देखने लगा। ये 10 दे दीजिए। आदित्य की नजर दूसरी तरफ गई। वहां भी दूसरे अजीब से दिखने वाले बॉम्ब्स पड़े थे। ये कौन से कैप्सूल्स हैं? ये तो अंदर सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ाने के लिए है। आदित्य ये सुनकर हैरान हुआ। मतलब? बेटा, फिजिकल अटैक से ज्यादा दिमाग पर हमला बहुत ज्यादा असर करता है। इस कैप्सूल की स्मेल से सामने वाले के मन में सेक्स डिजायर पैदा होती है और वो वीक पड़ जाता है। अगर गार्ड्स पर वो बेहोशी वाले बॉम्ब ने काम नहीं किया तो ये कैप्सूल तो जरूर काम करेगा। मैंने पहले भी कहीं पढ़ा भी था और एक्सॉर्सिस्ट्स पर बखूबी काम भी करता है। ये काम उत्तेजक कैप्सूल जरूर काम करता है क्योंकि ऐसे लोगों की सेक्सुअल डिजायर्स भी ज्यादा ही होती हैं। आदित्य ने सब चीजें खरीदी और अपने महल में लौट गया। अपने कमरे में आकर उसने चैन की सांस ली। अब मैं अदिति से मिलने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। अब देखता हूँ कि वो गार्ड मुझे कैसे हराते हैं। लेकिन आदित्य काफी डरा हुआ था। उसने ईशान के रूप में अपने पिछले जन्म में ऐसे किसी भी पंगे में नहीं पड़ा था। फिलहाल उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे लगता है कि ये काम उत्तेजक कैप्सूल्स जरूर काम के निकलेंगे। उनकी स्मेल लेते ही सब गार्ड्स वहां से भाग जाएंगे अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पूरी करने या बेहोश हो जाएंगे। आदित्य ये सोचकर भी हंसने लग गया। उसने जल्दी से वो लिक्विड वाली सिरिंज ली और वो सामान भी रख लिया। उसने कुछ खाना सोती हुई बिल्ली जिप्सी के लिए रख दिया और वहां से निकल गया। अब वो जल्दी अपने कोर्ट यार्ड से बाहर के एरिया में पहुंच चुका था, जहां वो सब गार्ड्स को तरीके से ठिकाने लगाने वाला था।
क्या आदित्य अपने इस मिशन में कामयाब हो पाएगा? आइए जानते हैं हमारे अगले एपिसोड में, सिर्फ कुकू एफएम पर।